हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। तो सभी लोग आ गए होंगे, नहीं आए हैं तो अब जल्दी से आ जाइए। आज हम लोगों को एसएससी जीडी की पहली क्लास शुरू करनी है। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को सिलेबस के बारे में समझा दिया था, ठीक है, कि हमारा पाठ्यक्रम क्या रहेगा एसएससी जीडी का, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहला टॉपिक। अब मैं आप लोगों को कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो हम लोग पहले वर्णमाला और ये जो संधि समास है ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला बैच हमारा जो है ये स्पेशल किसके लिए है, एसएससी जीडी के लिए है। तो जल्दी से एक थोड़ा सा रफ आइडिया लेकर कि कैसे हमारी हिंदी शुरू होती है, तो उसमें हम अपने पॉइंट पर आएंगे। तो सामान्य हिंदी हम एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं। सामान्य हिंदी में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं व्याकरण। अब व्याकरण शब्द क्या है? व्याकरण शब्द हमारा वी प्लस आ प्लस करण से मिलकर बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना, ठीक है, या नियमबद्ध रूप से समझना। इसके साथ एक चीज़ आपको और बताती हूँ कि आप लोगों को पीडीएफ किस तरह से देनी है। मैंने ये सोचा है कि पीडीएफ के लिए आप ये यहाँ पे जो मैं लिखूँगी, जो मैंने नोट फाइल पे, मैंने सोचा है कि मैं नोट फाइल पे लिखती हूँ और यहाँ पे आप लोगों को क्लास के तुरंत बाद ही इसी फाइल को पीडीएफ के रूप में आप लोगों तक ये पहुँच जाएगी। तो आप रफ कॉपी निकालिए और रफ कॉपी पे आपको जो लिखना है अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वो आप लिखिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोगों को कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकालने की बजाय आप ये बुक मंगा लीजिएगा, ठीक है। एसएससी जीडी की ये बुक है आपकी, ये आपको अमेजोन पे मिल जाती है, फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है। आप ऑर्डर कर दीजिए और वहाँ से आप इस बुक को मंगा लीजिए, तो आपके पास ना पूरी चीज़ें एक व्यवस्थित रूप में मिल जाएंगी। बुक आप मंगाएंगे तो इससे आपको बहुत सारे प्रश्न उत्तर भी मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसीलिए आपको पीडीएफ, और जो यहाँ पे हम करेंगे आज, ये पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगी। तो आपके पास मोबाइल पे ये रहेगा, तो आप इससे भी अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको समझाया कि व्याकरण जो है उसका मतलब होता है भली भांति समझना। तो जो व्याकरण है उस व्याकरण से हम किसी भाषा के बारे में जानकारी लेते हैं कि हम उस भाषा को कैसे बोल सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। अब हिंदी व्याकरण जो हमारा है इसको हम 4 भागों में बांट लेते हैं। 4 भागों में बांटकर इसे पढ़ा जाता है। पहला भाग आता है वर्ण विभाग, दूसरा भाग होता है शब्द विभाग, तीसरा भाग है पद विभाग, चौथा भाग है वाक्य विभाग। अब एक एक करके समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमारा होता है वर्ण विभाग। और वर्ण विभाग का मतलब क्या होता है? जिस भाग में हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं वही हमारा क्या होता है? वर्ण विभाग होता है। तो जैसे हम कहें, इसमें थोड़ी सी चीज़ें रखेंगे कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। अब यहाँ पे आपकी परीक्षा में यहाँ से तो कुछ आना नहीं है प्रश्न, बस हम इसे थोड़ा सा एक रेखा बना रहे हैं यहाँ पर। जो हमारा स्वर होता है वो कौन सा वर्ण होता है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। ये हमारे कितने होते हैं? इनकी संख्या 11 होती है, जिसमें अ, आ, ई, उ, ए, आय, ये सॉरी मैं फिर से ये सिंबल नहीं, यानी उ, री, ए, आय, ओ, औ, ठीक है। ये हमारे स्वर होते हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें हमारे 2 अयोगवाह आते हैं जिन्हें हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, ठीक है। ये 2 आ जाते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के इनकी 11 + 2 तो 13 संख्या हो जाती है। जब हम बात करते हैं व्यंजन की, तो व्यंजन ये वे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इन्हें हम स्वर की सहायता से बोलते हैं। और व्यंजन की संख्या जब हम बात करें तो हिंदी में इनकी संख्या 39 होती है। संख्या जिस तरह से देखेंगे, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं,
4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी वर्णमाला ये हमारी कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। तो ये हमारा वर्ण विभाग है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा शब्द विभाग। मैंने आपको कल समझाया ही था, शब्द विभाग का मतलब क्या होता है। एक तरह से हम इसमें शब्द निर्माण करते हैं। ठीक है, शब्द विभाग जो होता है जिसमें हम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, वर्णों के मेल से जो सार्थक अर्थ उत्पन्न होता है तो वह वर्णों का युग्म शब्द कहलाता है। वही शब्दों के माध्यम से जब हम एक शब्द से 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द, नए नए शब्द बनाते हैं तो वही शब्द निर्माण कहलाता है। और शब्द निर्माण की 4 विधियां होती हैं, जिसमें आता है संधि विधि। हम संधि विधि की बात करें तो संधि विधि में वर्ण 2 वर्णों का मेल होता है। ठीक है, किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। जब हम बात करेंगे वर्णों का मेल संधि विधि में, जब हम उपसर्ग की बात करते हैं तो उपसर्ग में क्या होता है, यहाँ हमारा ये शब्दांश होता है। हम ये कह सकते हैं कि एक शब्दांश है और ये जो शब्दांश है हमारा, इसका मेल किससे हो रहा है? एक शब्द से हो रहा है। ठीक है, कोई भी हमारा मूल शब्द, इस शब्द से आगे जब शब्दांश लगता है तो यही शब्दांश हमारा क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। यानी कोई भी मूल शब्द है, मूल शब्द से आगे लगने वाला शब्दांश ही उपसर्ग कहलाता है। और जब हम समास विधि की बात करते हैं तो समास विधि में 2 या 2 से अधिक पद, 2 या 2 से अधिक शब्द, पद कहें या शब्द कहें, ठीक है, शब्दों का मेल क्या हो जाता है? हमारा समास हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जब हम इसे मेल करके एक क्या बना देते हैं? एक नया शब्द बनाते हैं। तो ये जो नया शब्द बनकर आता है यही हमारा समस्त पद कहलाता है और यह विधि हमारी क्या कहलाती है? समास कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा प्रत्यय होता है, तो प्रत्यय क्या है कि हमारे पास मूल शब्द है और इस मूल शब्द के अंत में हम एक शब्दांश जोड़ते हैं और हम एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो यही शब्दांश हमारा क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो आप लोगों की परीक्षा में इन चारों से भी कोई प्रश्न नहीं आएगा, तो हम इसको इस क्लास में ये हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है मैम, ये रिकॉर्डेड है। क्यों बेटा, आपको ये किस नज़रिए से लग रही है रिकॉर्डेड? क्योंकि रिकॉर्डेड में क्या होता है आपको, मतलब किस नज़रिए से आपको ये क्लास रिकॉर्डेड लग रही है? देखो, मैं आप लोगों को एक बात यहाँ बता देना चाहती हूँ कि इस तरह की प्लीज़ कोई भी हरकत मत करना जिस बात से मुझे गुस्सा आए और मैं आप लोगों से इस तरह की बात करूँ। याद रखो, मेरा उद्देश्य आप लोगों को पढ़ाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपसे बकवासबाजी नहीं करने आई हूँ कि मैं ये कहूँ हाय सोनू, हाय मोनू, हाय गुल्लू, हाय मोनू, कैसे हो तुम, हेलो, और सब बढ़िया है, खाना वाना खाया, कपड़े पहने, आपने आज क्या देखा क्या नहीं देखा। मैं ये सब फालतू बातें नहीं करने आई हूँ। मेरा उद्देश्य है यहाँ पर आपको पढ़ाना। ठीक है, मैं पढ़ाने आई हूँ एसएससी जीडी में सामान्य हिंदी के जितने प्रश्न आएंगे, उनसे जो टॉपिक आने वाले हैं उन्हें पढ़ाने आई हूँ। तो आज के बाद दोबारा अगर कमेंट बॉक्स में किसी भी छात्र ने अगर ये लिखा कि ये रिकॉर्डेड है, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको ब्लॉक करवा दूंगी और इस क्लास से आपका एडमिशन भी मैं एंड करवा दूंगी, क्योंकि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। आप छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू से बच्चे नहीं है कि आपको लल्ला लिल्ली ये लोरी करके मैं तुमको यहाँ पे गीत सुनाऊंगी और आपका एंटरटेन करूंगी। आप अपनी जॉब पाने के लिए पढ़ाई करने आए हैं, तो यहाँ पे मेरा मूड खराब मत करिए। मैं एक जिस उद्देश्य से आई हूँ यहाँ पर कि मुझे आपको पढ़ाना है, वो मुझे यहाँ काम करने दीजिए। तो ये बात समझिए। ठीक है, तो दोबारा इस तरह की कमेंट अगर किसी ने लिखी तो फिर समझ लेना कि मैं क्लास से आउट कर दूंगी। समझ गए ना? तो मैं पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाती हूँ, ना पढ़ने वाले बच्चों पे पीछे भागना मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरा शौक नहीं है। ठीक है, तो पढ़ने आए हो, अपने माँ बाप के पैसे की इज्जत करना जानते हो तो चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो और दोबारा मत लिखना। मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगी।
कोई डाउट मन में आता है इस टॉपिक से जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो आप यहाँ पे कमेंट में लिखिए। अगर फालतू दोबारा ऐसी कमेंट मेरे सामने आई कि क्लास रिकॉर्डेड है और मैम हमारी सुनती नहीं है, ये नहीं करती हैं, तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। समझ गए? चलो, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा शब्द विभाग। अब इसमें मैंने आपको बताया, इसके साथ इस शब्द विभाग में जो आपको पढ़ना है वो है शब्दावली। ठीक है, तो शब्दावली हम करेंगे। जब तक मैं आपको व्याकरण पढ़ा रही हूँ तब तक शब्दावली आप अपने स्तर पर भी कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमारी क्लास अंत में होंगी तो मैं आपको सारी शब्दावली को एक बार अभ्यास कराऊंगी, या फिर मैं सोच रही हूँ कि कल से आपको एक एक सेट में पढ़ाना शुरू करूँ शब्दावली का, ताकि साथ ही साथ शब्दावली भी रहे। ये सही रहेगा। तो जो हमारे टॉपिक हैं उनमें तो एक एक सेट में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो आज तो मैंने आपको ऐसे शुरू कर दिया, कल से मैं आपको शब्दावली भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो एक एक सेट हम यहाँ पे शब्दावली भी करेंगे। अगला आता है तीसरा पॉइंट, पद विभाग। इसे ही हमें पढ़ना है। ठीक है, यही हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। यहीं से हमारी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, इसी को हम समझेंगे। पंक्ति कहती है, जब शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वह शब्द शब्द न रहकर क्या कहलाता है, पद कहलाता है। इसके कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी शब्द है, जब वो अकेला है तो शब्द कहलाता है। अगर हमने उसे वाक्य में प्रयोग कर दिया तो वाक्य में, जैसे मान लो कि अगर मोहन लिखा तो मोहन अपने आप में क्या है, एक शब्द है। वैसे ही हमने अगर पुस्तक लिखा तो पुस्तक क्या है, अपने आप में एक शब्द है। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आपको समझा देती हूँ। जैसे वाक्य लिखा कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये शब्द हमारे सामने आया है मोहन, अगर हम इसको इस वाक्य से बाहर निकालें तो ये शब्द हो जाएगा। पुस्तक को वाक्य से बाहर निकालें तो शब्द कहलाएगा। पढ़ता है को बाहर निकाल के रखें तो शब्द कहलाएगा। लेकिन अब हमने इनको क्या कर दिया, वाक्य में प्रयोग कर दिया। तो अब ये वाक्य में ये मोहन शब्द नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, पद। तो पद और शब्द में इतना ही अंतर होता है कि जब किसी वाक्य में वो प्रयोग होता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा वो शब्द पद कहलाता है। ठीक है, तो अब जब हम पद की बात करते हैं तो व्याकरण के आधार पर या प्रयोग के आधार पर हम इन पदों को दो प्रकार से पढ़ते हैं, विकारी और अविकारी। अब विकारी पद वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। अब परिवर्तन किस तरह से हो जाता है, देखो दोनों में। अब यहाँ ध्यान देना, अब ये कह रहा है कि अविकारी वे पद होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मैं आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझा देती हूँ कि परिवर्तन कैसे होना। तो ध्यान दीजिएगा, देखो सबसे पहले तो आपको समझना है, शब्द है हमारा विकारी। तो विकारी बना है विकार शब्द से और विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। और दूसरा शब्द हो गया हमारा अविकारी। अब आप एक बार समझ लेते हैं तो रटने की आवश्यकता नहीं होती। विकार शब्द का मतलब होता है परिवर्तन, तो विकारी मतलब हो गया जिनमें परिवर्तन होता है। और अ माने होता है नहीं, तो अ का मतलब जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो आखिर ये परिवर्तन क्या मतलब किस तरह का, तो आता है आपके पास है लिंग, वचन, कारक और काल। ठीक है, ये चार चीजें हैं जिनके आधार पर शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो जिनमें परिवर्तन होता है क्या होगा, परिवर्तन होना, तो ये हमारा कहलाएगा विकारी। ठीक है, ये पद। और जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, इनके आधार पर परिवर्तन नहीं होना।
इनके आधार पर परिवर्तन नहीं होना। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अविकारी कहलाएगा। देखिए ध्यान रखिए, आप अपनी रफ कॉपी पे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वैसे तो मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ पे आपको इसी तरह से लिखवाऊंगी, नोट्स को लिखूंगी कि ताकि आपको यही ज्यों का त्यों आपको मिल जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना, अब ये बात तो आप हमेशा पढ़ते आए हैं, तमाम किताबों में आपने पढ़ी है, तमाम टीचर्स ने, तमाम अध्यापक ने आपको ये बताया है, बार बार बताया है, पर ये परिवर्तन कैसे होता है ये चीज़ यहाँ पे समझिए कि कैसे परिवर्तन होना और कैसे परिवर्तन नहीं होना। क्योंकि ये पंक्ति तो हमने रटी है, बहुत बार रटी है, तो अब हम यहाँ समझेंगे कि कैसे परिवर्तन होता है और कैसे नहीं। तो देखो, जैसे मैं एक शब्द लेती हूं आपके सामने, शब्द है लड़का। ठीक है, अब लड़का शब्द है, मैंने आपसे कहा कि लड़का का स्त्रीलिंग बताइए, तो आपने इसका स्त्रीलिंग बताया जल्दी से फटाफट कि लड़की। ठीक है, तो मैंने क्या पूछा, लिंग पूछा, यानी लिंग के आधार पर लड़का शब्द का लिंग के आधार पर परिवर्तन क्या हो गया, लड़की हो गया। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि लड़का का बहुवचन बताइए, तो आपने बताया कि क्या हो गया, लड़के हो गया। क्या हो गया, लड़के। तो अब ये जो दूसरा परिवर्तन आया, ये किसके आधार पर आ गया, वचन के आधार पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लड़का शब्द है, इसका परिवर्तन लड़की और लड़के किस आधार पे हुआ, लिंग के आधार पर हुआ। इसीलिए ये शब्द हमारा क्या कहलाएगा, विकारी पद कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, विकारी। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कारक है, तो कारक चिन्ह से कैसे किसी शब्द में परिवर्तन आता है वो हम देखेंगे। तो जैसे हमारे सामने मान लो सर्वनाम लिखा है मैं। ठीक है, अब इस मैं के साथ हमने जोड़ा से, तो आप क्या लिखते हैं, अब मैं के साथ हमने से कारक चिन्ह का प्रयोग किया, तो आपका शब्द क्या बनेगा, तो आपका शब्द बनेगा मुझसे। क्या बनेगा, मुझसे। तो बताइए मैं शब्द में परिवर्तन आया कि नहीं, तो ये जो परिवर्तन हुआ ये किसके आधार पर हुआ, कारक के कारण हुआ। ठीक है, अब आता है जैसे काल, किस समय के आधार पर किस तरह का परिवर्तन होता है, तो जैसे इसे भी हम देखेंगे, एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे हमने उदाहरण लिया, शब्द है हमारा जाना। ठीक है, जाना कहें तो ये हमारे जाने की क्रिया, जब हम बात करते हैं तो क्रिया है। अब इसी से एक शब्द बनता है, यानी हम इसका प्रयोग करें वर्तमान काल के लिए, तो हम क्या करेंगे, जाता। ठीक है, क्या करेंगे, वर्तमान। हमने कहा जाता है, तो वो क्या हो गया, हमारा वर्तमान हो गया। अब वहीं मैं कहूँ कि इस जाना का भूतकाल क्या होगा, तो आप बताएंगे कि इसका भूतकाल होगा गया। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका भूतकाल गया हो गया। तो जाना इसका वर्तमान है और गया इसका भूतकाल है, तो किसके आधार पे परिवर्तन आ रहा है, काल के आधार पे परिवर्तन आ रहा है शब्द में। तो इसका मतलब ये जाना जो क्रिया है, तो यह भी हमारी क्या कहलाएगी, यह भी विकारी पद कहलाएगी। तो अब जब हम विकारी पद की बात करते हैं, तो विकारी पद हमारे पास कितने हो जाते हैं, तो जब हमने यहाँ उदाहरण देखे, बात समझ में आई आपको, तो जब हमने यहाँ पे उदाहरण देखे तो हमारे पास विकारी पद 4 आते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 हमारे विकारी पद हैं जो लिखे भी हैं आपके पास, लेकिन फिर भी हम यहाँ बता देते हैं कि हमारे पास पद आ गया संज्ञा। तो संज्ञा शब्द हैं, तो जो हमारे संज्ञा शब्द हैं ये सब के सब क्या होते हैं, विकारी होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे सर्वनाम, तो सर्वनाम पद भी हमारे क्या होते हैं, विकारी होते हैं, इनमें भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा विशेषण, तो जो हमारा विशेषण होता है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। विशेषण में परिवर्तन कैसे आएगा, अब आप ये कहेंगे, तो विशेषण में तीनों तरीके से परिवर्तन होता है। जैसे मान लो अगर विशेषण हमने लिखा अच्छा, तो अच्छा का स्त्रीलिंग अच्छी होता है, वचन देखेंगे तो अच्छे बहुवचन हो जाएगा, तो परिवर्तन इसमें भी आ रहा है विशेषण में, तो विशेषण हो गया। और उसके बाद आता है हमारा क्रिया, तो क्रिया में भी परिवर्तन होता है, और यह भी हमारा क्या हो जाएगा, विकारी पद हो जाएगा। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये हमारे सामने क्या हो जाते हैं, ये हमारे विकारी पद हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि मान लो हमारे सामने जैसे शब्द है इधर। अब मैं आपसे कहूँ कि इधर का स्त्रीलिंग बताओ, तो कोई स्त्रीलिंग नहीं होता। इधर का बहुवचन बताओ,
तो कोई बहुवचन नहीं होता। इधर का काल का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। क्या इसके साथ कारक चिन्ह होता है? नहीं, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसी तरह से जैसे हम कहते हैं यथाशक्ति, तो यथाशक्ति शब्द हमारे सामने दिया है, क्या है ये? हमारा अभिकारी पद है ना, तो अभिकारी पद है, इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से जैसे शब्द हम लेते हैं, हमने शब्द लिया तथा, तो ये क्या हो गया? हमारा अभिकारी हो गया, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना इसका स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग ना कुछ, ठीक है। इसी तरह से बहुत शब्द आते हैं जैसे और, इसलिए, किंतु, परंतु, बल्कि, जबकि, ये सारे शब्द हमारे क्या, जैसे हमने पढ़ा जैसे धीरे धीरे, ठीक है, ये शब्द हमारे क्या हो गए? ये सब के सब हमारे इसमें आते हैं, अभिकारी पद के अंदर आते हैं। तो इसमें हमारे क्या आ जाते हैं? 4 पद हमारे अलग से आ जाते हैं इसके अंदर। वो कौन से होते हैं तो हम देखेंगे। तो अभिकारी के अंदर हमारे फिर 4 पद आते हैं। क्रिया विशेषण, सबसे पहले क्या आता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। फिर आता है हमारा संबंध बोधक, जो संबंध के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो संबंध बोधक शब्द हमारे आ जाएंगे जो अभिकारी में आते हैं। अब उसी तरह से फिर हमारे शब्द आते हैं जैसे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द आ गए हमारे, या इसके साथ ही हमारा आता है विषमादि बोधक, ठीक है। समुच्चय बोधक ये तीसरा आ जाएगा। समुच्चय बोधक कौन से होते हैं? जो हमने कहा और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब हमारे क्या आते हैं? समुच्चय बोधक आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा विषमादि बोधक। विषमादि विषमादि शब्द हमारे जो होते हैं वो होते हैं जिनमें हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। मतलब हम ये देखें, हम कह सकते हैं कि हम अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। जैसे हम आहा, जैसे खुशी का भाव व्यक्त करते हैं आहा, या जैसे कहते हैं हाय, दुख का भाव, या उफ, इस तरह से, या शाबाश, इस तरह से बोलते हैं। तो ये सारे जो शब्द हैं ये हमारे विषमादि बोधक में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये विकारी और अविकारी हमारे पद हैं। तो इन्हीं को हम एक एक करके समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संज्ञा पद हमारे क्या होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा को, तो आप क्योंकि एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी जीडी के लिए संज्ञा को वाक्य शुद्धिकरण के आधार पर पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है? वाक्य शुद्धिकरण के आधार पर, कि संज्ञा का प्रयोग किसी वाक्य में कहाँ कहाँ हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है, हमें ये सीखना है ताकि हम शुद्धिकरण पे ध्यान दे सकें, ठीक है। तो जब आएगा, अब इसके बाद हमारा जो चौथा, क्योंकि ये तो तीसरा पद था, अब हमारा जो चौथा पद है वो है वाक्य विभाग। और वाक्य विभाग जब इसका मतलब होता है, यानी वाक्य विभाग में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? वाक्य के बारे में पढ़ते हैं कि वाक्य क्या होता है। हम पढ़ते हैं उपवाक्य के बारे में कि उपवाक्य क्या होता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं, जैसे इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे हम फिर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे हम। उसी तरह से वाक्य का परिवर्तन पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा में आया था, प्रश्न मैंने कल दिखाया था, ठीक है। वाक्य में परिवर्तन कैसे बदलते हैं ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और वाक्य का फिर शुद्धिकरण पढ़ेंगे कि वाक्य का शुद्धिकरण हम कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? तो ये हम वाक्य विभाग में पढ़ेंगे। तो हमें व्याकरण के 2 विभाग पढ़ने हैं, एक पद विभाग पढ़ना है और एक वाक्य विभाग पढ़ना है। तो हम अपनी शुरुआत किससे कर रहे हैं? पद विभाग के संज्ञा टॉपिक से कर रहे हैं, यहाँ से हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं। तो संज्ञा की परिभाषा आती है कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव अथवा स्थान के नाम का बोध होता है। देखो संज्ञा क्या होती है, आपने बचपन से बहुत बार पढ़ी है कि संज्ञा क्या होती है, कैसे होती है, कैसे इसकी पहचान करें हम। तो अब इसको आप ऐसे समझिए बिल्कुल कि अगर हम संज्ञा का एक और दूसरा नाम देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि दरअसल संज्ञा हर चीज का नाम है, ठीक है। अब वो हर चीज का मतलब क्या है? कोई वस्तु है,
उसका नाम, कोई अवस्था है उसका नाम, कोई दशा या स्थिति है उसका नाम, या फिर कोई प्राणी है उसका नाम, कोई वस्तु है उसका नाम, कोई जगह है, स्थान है उसका नाम, ठीक है, कोई काल है, समय का बोध करा रहा है अगर उसका नाम, तो ये नाम सारे जो हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम उदाहरण लेते हैं जैसे पुरुष, संजू, दिल्ली, पुस्तक, दया आदि, ये सब हमारे क्या हो गए, अलग अलग। जैसे पुरुष क्या हो गया, मनुष्य के लिए हमने प्रयोग किया, संजू किसी का नाम है, ठीक है, किसी पुरुष का नाम, दिल्ली स्थान का नाम है, पुस्तक हम किसी वस्तु को कह रहे हैं, ठीक है, दया क्या है, एक भाव है, भाव का नाम है। तो ये सब के सब नाम हमारे क्या हो गए, ये सब के सब संज्ञा कहलाते हैं। अब जब हम बात करते हैं संज्ञा के वर्गीकरण की, तो संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण हम यहाँ पर देखते हैं। ऐसे तो संज्ञा का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से दिया जाता है, तो पर आपकी परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न ऐसा नहीं आ रहा, आपकी परीक्षा में संज्ञा से अशुद्धि आती है, ठीक है, तो हम उसी पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर संज्ञा के 3 भेद मान लिए जाते हैं आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर। हम मानते हैं कि संज्ञा 3 प्रकार की है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और ये जो जातिवाचक संज्ञा है इसके 2 उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। यानी ये जातिवाचक से ही बाहर निकलते हैं दोनों, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे सामने कितने आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं। तो अब इन 5 प्रकार की संज्ञा को ही हमें यहाँ पर पढ़ना है, समझना है। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी क्या है, इसको हम देखेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा कहती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष, अब देखो इसमें फोकस करने के लिए क्या है, विशेष, विशेष शब्द इसमें फोकस है, कह रहा है कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जो अपने आप में क्या है, एक है। तो हम कह सकते हैं कि जो संसार में एक है, संसार में एक है, वही हमारा क्या होता है, एक तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। जो चीज अपने आप में एक है वही क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है अंदर। अब जैसे हम उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण हमारे सामने दिया है, जैसे भरत, भरत किसी का नाम है तो वह अपने आप में एक है। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो हम, मेरी क्लास में तो 3 भरत हैं, तो ये तो 3 हो गए, ये एक कहाँ हुए। तो ध्यान रखना कि वो 3, जैसे मान लो आपके सामने 3 भरत हैं, जैसे एक ये भरत हो गया, एक ये भरत हो गया, एक ये भरत हो गया, तो आप कहेंगे 3 है, तो आपको नाम 3 भरत जैसे दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम इससे जब बात करेंगे तो ये अपने आप में एक है। ये ऐसा भरत है जो इसकी अपनी कुछ अलग क्वालिटी हैं, अपनी कुछ अलग विशेषताएं हैं। फिर हम इस भरत की बात करेंगे तो ये भरत ऐसा है, इसकी अपनी कुछ क्वालिटी हैं, अपनी कुछ विशेषताएं हैं। तो ये जो तीसरा है, इसकी भी अपनी कुछ क्वालिटी हैं, अपनी कुछ विशेषताएं, तो अपने आप में क्या है, अनोखा। तो कोई भी व्यक्ति जो होता है तो वो अपने आप में क्या होता है, वो एक ही होता है। तो जब किसी भी व्यक्ति के नाम की बात आएगी तो वो सदैव किस में रहेगा, व्यक्तिवाचक में रहेगा, ठीक है। तो जैसे सीता, सुनीता, ऐरावत। अब जैसे देखो ये ऐरावत शब्द है, ये एक हाथी का नाम है। अगर केवल इसे हाथी रखते तो वो एक कॉमन हाथी हो जाएगा, जैसे सामान्य रूप से सारे हाथी होते हैं वैसा ही वो हो जाएगा। लेकिन जब उसका नाम हमने नामकरण कर दिया, ऐरावत कह दिया, तो ऐरावत अब एक ही हाथी हो गया। तो इसलिए ऐरावत जो शब्द है ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसी तरह से कामधेनु, गाय का नाम है, नामकरण कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फिर व्यक्तिवाचक हो गया। इसी तरह से चेतक क्या है, ये घोड़े का नाम है, ठीक है, तो यह भी हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। अब ऐसे ही देखो दिल्ली, अमेरिका, भारत, अब ये जो नाम है ये क्या है, स्थान के नाम है,
ठीक है। तो भाई स्थान के नाम हैं या देशों के नाम हैं तो ये अपने आप में क्या हो गए, ये विशेष हो गए, अपने आप में विशेष हो गए तो फिर ये व्यक्तिवाचक हो गए। ठीक है। अब जैसे दिया है उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, ये क्या है, दिशाओं के नाम हैं। तो जब हम कहते हैं उत्तर दिशा, तो आप कहीं पर भी खड़े होकर देखिए तो जो आपकी उत्तर दिशा होगी तो वो उत्तर दिशा एक ही है, समझ गए ना। तो इसलिए हम इसे किस में रखेंगे, व्यक्तिवाचक में। जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा, तो ये जो है जैसे हम महासागर की बात कर रहे हैं, जल स्थल के नाम हैं, जैसे नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, नदियों के नाम हैं, तो ये इनके नाम हैं अपने, तो ये अपने आप में एक ही हैं, अकेले ही हैं, तो व्यक्तिवाचक है कहलाएंगे। जैसे रामचरितमानस, रामचरितमानस एक पुस्तक है, ठीक है। आप कहेंगे कि मैम एक कैसे है, हमारे यहाँ पे तो 10 पुस्तकें रखी हैं, 10 की 10 रामचरितमानस हैं, तो वो सब क्या है, कॉपी की हुई हैं। क्या की हुई है, कॉपी। उन 10 की 10 में कहानी तो एक ही है, तो कहानी एक है, चीजें उसकी विशेषता एक है, तो वो हमारी क्या है, वो विशेष है अपने आप में, तो व्यक्तिवाचक में ही आएगी। किसी भी पुस्तक का जब नामकरण हो जाता है तो वो अपने आप में एक ही होती है। ठीक है। जैसे ऋग्वेद है, जैसे महाभारत है। अब जैसे हमारे त्योहारों के नाम दिए, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ये क्या है, ये हमारे त्योहार हैं। तो होली एक ही तरह से मनाते हैं सारे लोग, तो ये एक अपने आप में त्योहार है। रक्षाबंधन अपने आप में एक अलग त्योहार है। दिवाली अपने आप में एक अलग त्योहार है। तो ये त्योहारों के नाम जो हैं ये भी हमारे किस में रहेंगे, व्यक्तिवाचक में रहेंगे। ऐसे ही महीनों के नाम दिए, मई, जून, जुलाई, तो महीनों के नाम, ठीक है, किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में। दिनों के नाम दिए हैं तो यह सब हमारे किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक के अंदर आएंगे। ठीक है। अब वाक्य प्रयोग करके देखते हैं हम, तो लिखिए इसमें, जैसे हमने कहा चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था, हम वाक्य लिख रहे हैं चेतक। अब आपको ये बताना है वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। ठीक है। चेतक राणा प्रताप का राणा प्रताप का घोड़ा था। चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था। ठीक है। दूसरा वाक्य लेते हैं, जैसे हमने कहा गंगा हरिद्वार से, गंगा हरिद्वार से होकर बहती है। गंगा हरिद्वार से होकर बहती है। अब ये जो दोनों वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों में आपको ये बताना है कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है। तो पहला वाक्य है चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था। दूसरा वाक्य है गंगा हरिद्वार से होकर बहती है। तो जो हमारा पहला वाक्य है इसमें चेतक और राणा प्रताप, ये हमारी दोनों क्या है, व्यक्तिवाचक हैं। ये घोड़े का नाम है, ये व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक हो गए। ठीक है। गंगा ये नदी का नाम है और हरिद्वार ये स्थान का नाम है। तो ये चारों ही हमारी क्या हो गई यहाँ पर, ये चारों संज्ञाएं हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगी, व्यक्तिवाचक। बात समझ में आ गई। तो अब अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम आसानी से बता देंगे इसको। बात समझ में आ गया ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है हमारा जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, देखो यहाँ पर शब्द है जाति। जाति का मतलब होता है उसके जैसे और भी। ठीक है। जाति का मतलब क्या होता है, उसके जैसे और भी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो परिभाषा है, जो शब्द किसी, अब किसी का मतलब किसी भी, ठीक है, उसमें तो हमारा विशेष था, इसका मतलब किसी भी। तो किसी भी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का,
ठीक है, पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि उसके जैसा और भी, उसके जैसा और भी, ठीक है। तो जिस शब्द में उसके जैसा और भी होने का बोध होगा तो वही हमारा जातिवाचक कहलाएगा। जैसे मनुष्य, हम मनुष्य शब्द की बात करते हैं तो मनुष्य शब्द अपने आप में क्या है, जातिवाचक है। यहाँ जो मनुष्य है वो भी, इससे दूसरे देश में जो मनुष्य है वो भी, ठीक है, दूसरे शहर में जो मनुष्य है वो भी। तो हम मनुष्य शब्द किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इसलिए मनुष्य क्या है, जातिवाचक कहलाएगा। लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है, ठीक है। लड़की, कोई भी लड़की, ठीक है। इसी तरह से गाय, बैल, बकरी, भेड़, घोड़ा, नर, नारी, नदी। अब देखो, जैसे नदी का नाम था गंगा यमुना, तो गंगा यमुना क्या हो गए, व्यक्तिवाचक। लेकिन नदी शब्द तो, अब मान लो कि इस तरह से पानी बह रहा है और कहीं पे आपको ये नाम नहीं पता है इसका, तो आप इसको कहेंगे नदी, और इस तरह का पानी आपको जहाँ भी बहता हुआ नजर आएगा ना, आप उसी को क्या कह देंगे, नदी कह देंगे। तो मतलब कोई भी नदी हो सकती है जब तक उसका नामकरण नहीं होता, ठीक है। तो नदी हमारा किस में आएगा, जातिवाचक में, जो किसको दिखा रहा है, जाति को दिखा रहा है। ऐसे ही जैसे सागर, किताब, ठीक है। अब कोई भी किताब है, किताबों का ढेर लगा हुआ, हम कहेंगे ये किताब है, तो इसमें कोई दूसरी और किताब भी होने की संभावना है, ठीक है। तो उसके जैसा और भी। इसी तरह से जैसे ग्रंथ, पर्वत, शहर, नगर, गांव, कुत्ता, बिल्ली, ये सब हमारे क्या आ जाएंगे, ये सब हमारे दिखाएंगे, जो किसको दिखाएंगे, हमारे जातिवाचक को दिखाएंगे। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो हमने कहा कि वाक्य एक लिखते हैं हम, जैसे हमने लिखा इस गांव के लोग बकरी पालते हैं। इस गांव के लोग बकरी पालते हैं, ठीक है। दूसरा वाक्य हम लेते हैं, जैसे यह एक छोटी सी पुस्तक है। यह एक छोटी सी पुस्तक है, कोई बड़ा ग्रंथ नहीं, कोई बड़ा ग्रंथ नहीं। अब ये वाक्य है, ठीक है। अब आपको इस वाक्य में बताना है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इन दोनों वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा हमारी कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। वाक्य दिया है हमारा, इस गांव के लोग बकरी पालते हैं। दूसरा, यह एक छोटी सी पुस्तक है, कोई बड़ा ग्रंथ नहीं। अब इन दोनों वाक्यों में आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर गांव, जो गांव शब्द है ये स्थान का बोध करा रहा है, कोई सा भी गांव हो सकता है, ठीक है। फिर आया लोग, ठीक है। लोग हम किसी के लिए भी शब्द प्रयोग करते हैं, पूरी जाति को दिखाता है। बकरी, बकरी कोई भी बकरी हो सकती है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो इस वाक्य में हमारे गांव, लोग, बकरी, ये हमारे क्या हो गए, ये जातिवाचक हो गए, ठीक है। इसमें क्या हो गए, जातिवाचक हो गए। और उसी तरह से दूसरे वाक्य में हम देखेंगे तो इसमें आ गया यह एक छोटी सी पुस्तक, ठीक है, और कोई बड़ा ग्रंथ नहीं है। तो दूसरा आ गया हमारा ग्रंथ। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे पुस्तक और ग्रंथ भी हमारे क्या हो गए, जातिवाचक हो गए, ठीक है। तो ये भी हमारी कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो इस तरह से यानी उसके जैसा कोई भी और हो वो हमारा क्या कहलाएगा, जातिवाचक कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट।
अब जातिवाचक संज्ञा जो है वो उसके दो उपभेद होते हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दो उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, हम पहले इसको समझ लेते हैं यहाँ पर। तो द्रव्यवाचक संज्ञा हमारी जो यहाँ पे दी है, इसका मतलब होता है कि जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु, ठीक है, जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखो, इसको आप समझने के लिए इस बात को समझिएगा कि जब हम इन संज्ञाओं का वर्गीकरण करते हैं तो किसी भी वस्तु के अंदर अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ना हम कुछ चीज़ों का सहारा लेते हैं कि जैसे द्रव्यवाचक है, अब आपके दिमाग में रहेगा कि द्रव्यवाचक कौन कौन सा होगा, तो इसको अंतर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप इसके लिए एक ट्रिक का ध्यान दें, और ट्रिक क्या है कि आपने बचपन में जब विज्ञान पढ़ी थी, ठीक है, तो विज्ञान पढ़ते समय आपने सीखा था कि विज्ञान के अंदर 3-4 शब्द होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु, ये आपके सामने आते हैं। इन सबको एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है। तो आपने विज्ञान के अंदर जिन शब्दों को ठोस में पढ़ा है, ठीक है, जैसे मान लो आप ये कहें कि लकड़ी शब्द हो गया, तो लकड़ी शब्द जैसे आ गया, आपने इसको ठोस के अंदर पढ़ा था, तो अगर विकल्प में आपका द्रव्यवाचक दिया हुआ है तो आपको उत्तर द्रव्यवाचक लगाना पड़ेगा लकड़ी के लिए, ठीक है। इसी तरह से जैसे द्रव, अब द्रव में आपने क्या पढ़ा, पानी द्रव में पढ़ा, ठीक है, तेल द्रव में पढ़ा, दूध द्रव में पढ़ा आपने, तो ये सब भी आपको किस में रखना पड़ेगा, द्रव्यवाचक के अंदर रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। अब जैसे गैस, गैस में आपने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन गैस के रूप में पढ़ी, नाइट्रोजन गैस के रूप में पढ़ी है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आपने किस में पढ़ी हैं, गैस के रूप में पढ़ी हैं। तो ये सब आपकी किस में आ जाएंगी, द्रव्यवाचक में। अब कहने को आप ये कहेंगे कि मैम ऑक्सीजन तो एक ही होती है, उसके जैसी तो और कोई नहीं होती, तो फिर ऑक्सीजन व्यक्तिवाचक में क्यों नहीं है। तो क्योंकि वो क्या है, एक गैस है, और गैस को हम किस में रख रहे हैं, तो गैस को हम द्रव्यवाचक में रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ये संज्ञा है वो क्या कहलाएगी, द्रव्यवाचक। तो इसको आप ऐसे दिमाग में रखिए अपने कि आपने जिनको विज्ञान में ठोस, द्रव, गैस के अंदर पढ़ा है जिन शब्दों को, उन्हें आप द्रव्यवाचक में रखेंगे, जैसे तेल, दूध, पानी, ऑक्सीजन, हवा, लोहा आदि, ठीक है। जैसे धातु दिया है तो सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, ये सब किस में आ गए, धातु में आ गए। अब जैसे अधातु के अंदर आ गया प्लास्टिक, कोयला, अभ्रक, हीरा, मोती, ये सब किस में आ गए, अधातु के अंदर आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें पढ़ना है। चलो वाक्य प्रयोग करके हम देखेंगे। जैसे हमने वाक्य लिखा, एक वाक्य लिखते हैं, मनुष्य को जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, मनुष्य को जीवित रहने के लिए हवा और पानी, हवा और पानी दोनों की ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत है। तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए हवा और पानी दोनों की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा वाक्य लिखते हैं, जैसे हमने एक और वाक्य लिखा, हमने कहा रानी के पास सोने की घड़ी है, रानी के पास सोने की घड़ी है। अब ये दो वाक्य हमारे पास यहाँ आ गए। तो पहला वाक्य अब हमें इसमें बताना है कि हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा किस में है, कहाँ पर है। तो हम देखते हैं पहला वाक्य, मनुष्य को जीवित रहने के लिए
हवा और पानी दोनों की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमारे पास शब्द आ गया हवा और पानी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, हवा और पानी। और दूसरा दिया है रानी के पास सोने की घड़ी है। तो हमें बात समझ में आ गई कि जो घड़ी है ये यहाँ पे बता रहा है जो सोना है, यानी धातु जो है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो सोना शब्द है वो हमारा किस में आ गया, द्रव्यवाचक में आ गया। तो हवा और पानी ये दोनों और सोना ये सब हमारा क्या हो गया, ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो इसे हम द्रव्यवाचक के अंदर रखते हैं। आगे आता है अगला हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या है? देखो, समूह की बात कर रहा है, इसका दूसरा नाम होता है समुदायवाचक। ठीक है, इसे समुदायवाचक भी कह देते हैं। तो समूहवाचक हो या समुदायवाचक हो, दोनों का मतलब होता है समूह यानी झुंड का होना। तो परिभाषा कहती है कि जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, अब जो भी शब्द आपके सामने हो और आपको ये पता चले कि इस शब्द के पीछे लोगों का झुंड है, ठीक है, एक तरह से क्या है, समूह है, तो समूह का बोध कराने वाले शब्द ही समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, सभा। जैसे हमने कहा सभा, सभा का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं यहाँ तो सभा जुड़ रही है। तो सभा जुड़ने का मतलब क्या है, वहाँ पर लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए होते हैं एक जगह, तभी हम उसको क्या कहते हैं, सभा कहते हैं। तो कोई भी सभा तब तक सभा नहीं होती जब तक उसमें लोगों का झुंड ना हो। ठीक है, यानी लोग इकट्ठे ना हुए हों एक साथ। अगर लोग एक एक करके बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो हम उसे सभा नहीं कह सकते। ठीक है, इसी तरह से जनता। जनता शब्द के पीछे पूरे लोगों का एक होना मतलब है। ठीक है, कि जैसे हम कहते हैं जनता है, तो जनता का मतलब देश के सभी लोग। ठीक है, तो एक तरह से झुंड हो गया। ठीक, उसी तरह से जब हम बात करते हैं सरकार, सरकार का मतलब क्या होता है, सरकार का मतलब कोई एक आदमी नहीं होता। सरकार शब्द के पीछे 10, 20, 50, 100, 150, 400, 500 लोगों का झुंड ही क्या कहलाता है, सरकार कहलाता है, जिसे हम अपने हाथ से चुन के भेजते हैं। तो वो लोग, जैसे हमने अपना लीडर चुन लिया, अब वो लोग एक जगह मिलकर क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। अब इसी तरह से प्रजा, प्रजा और जनता दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रजा कहें या जनता कहें, दोनों का मतलब एक होता है, तो झुंड दोनों के पीछे। ऐसे ही फौज और सेना और ब्रिगेड, ब्रिगेड भी किस में होता है, सेना में ही होता है। अब सेना का मतलब है, अब जैसे मान लो ये इतनी बड़ी सेना है, अब इस सेना में से ही टुकड़े टुकड़े तोड़ देते हैं, तो ये किस में बट जाते हैं, ब्रिगेड में बट जाते हैं, उसी में टुकड़ियां हो जाती हैं। ठीक है, तो वो उससे छोटा झुंड हो जाएगा। तो यानी फौज हो या सेना हो या ब्रिगेड हो, ये सारे हमारे इनके पीछे भी झुंड होता है। मंडली, जब आप मंडली की बात करते हो, तो जब तक लोगों का झुंड नहीं होता तब तक मंडली नहीं होती। उसी तरह से कमेटी या परिवार की बात करें, अब परिवार शब्द भी आपका क्या है, एक समूह है, एक झुंड है। परिवार में क्या होता है, माता पिता और बच्चे। जब तक दो लोग नहीं होंगे तब तक परिवार नहीं बनता। एक अकेले व्यक्ति से परिवार नहीं बनता, कम से कम दो लोग की आवश्यकता होती है, यानी दो हो गए तो आपके वो समूह में आ जाते हैं, गिन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे कुटुंब, कुटुंब का मतलब क्या होता है, कुनबा जिसे कहते हैं, परिवार से जो एक होता है, परिवार हो गया एक व्यक्ति का परिवार, और कुटुंब जो होता है जिसमें दादा यानी पीढ़ियां बदल जाती हैं, 2 पीढ़ी के लोग, 3 पीढ़ी के लोग, 4 पीढ़ी के लोग, इस तरह से जो परिवार होता है, परिवार में एक पीढ़ी के अपनी संतानें मिलकर परिवार बना देती हैं। ठीक है, तो उसमें हम अलग अलग जो लोग होते हैं, हमारे दूर आसपास के जो रिश्तेदार होते हैं, उनको भी जोड़ के कुटुंब कहते हैं। संघ, दल,
गिरोह, झुंड या समुदाय, इन सब के पीछे क्या होता है? समूह होता है। समूह शब्द के स्वयं के पीछे समूह, समूह शब्द स्वयं में ही समूहवाचक है, ये बात ध्यान रखिएगा, जो झुंड को दिखा रहा है। अब ऐसे ही मैं जैसे झुंड शब्द की बात कर रही हूँ तो यह झुंड शब्द भी किस में आ जाएगा? हमारा समुदायवाचक में ही आ जाएगा। अब इसमें यहाँ देखना, जैसे शब्द आ गया यहाँ देश। अब देश और राष्ट्र शब्द भी जो है वो आपका किस में आ रहा है? यह आपका समुदायवाचक में आ रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या देश जातिवाचक में आएगा? तो हाँ, बिल्कुल आएगा, देश जातिवाचक में भी आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जातिवाचक के ही ये उपभेद हैं। अब जातिवाचक में कौन सा उपभेद है? तो जातिवाचक में समूहवाचक उपभेद है। किसके अंदर? देश और राष्ट्र के अंदर। देश के पीछे लोगों का झुंड है, तभी तो देश देश है, ठीक है। जैसे मेला शब्द होता है, मेला लेते हैं हम, तो मेले में लोगों का झुंड होता है, तभी मेला शब्द बनता है। ऐसे ही राष्ट्र। तो जब आपकी मान लो आपकी परीक्षा में कभी ऐसा प्रश्न आए कि देश में कौन सी संज्ञा है और विकल्प में आपको जातिवाचक और आपका समूहवाचक दोनों दिया हो, तो पहले समूहवाचक चुनेंगे। अब मान लो विकल्प में समूहवाचक दिया नहीं है, बाकी और दिया है और उसमें जातिवाचक है, तब आपका उत्तर जातिवाचक में जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि आपका द्रव्यवाचक और आपका समूहवाचक, इन दोनों के अंतर्गत आने वाले सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा भी होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से आपका ये समूहवाचक बनता है। वाक्य प्रयोग इसमें हम करते हैं, जैसे लिखते हैं कि सरकार को जनता के, लिखेंगे इसमें सरकार को जनता के मनोरंजन के लिए मेला आयोजित करना चाहिए। ठीक है। दूसरा वाक्य हम लिखेंगे, जैसे हमने लिखा सरकार को जनता के मनोरंजन के लिए मेला आयोजित करना चाहिए। दूसरा वाक्य लिखते हैं इस कॉलोनी में मेरा परिवार रहता है। इस कॉलोनी में मेरा परिवार रहता है। ठीक है, दो वाक्य हमारे आ गए। पहला वाक्य सरकार को जनता के मनोरंजन के लिए मेला आयोजित करना चाहिए। दूसरा वाक्य इस कॉलोनी में मेरा परिवार रहता है। ठीक है, अब ये दोनों वाक्यों में आपको क्या बताना है? अब इन दोनों वाक्यों में आपको बताना है कि इसमें समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहला शब्द आ गया सरकार। ठीक है, ये आ गया हमारा समूहवाचक। दूसरा आ गया जनता। ठीक है, तीसरा इसमें आ गया हमारा मेला। ठीक है, इस तरह से हमारे ये शब्द आ गए, तो ये हमारे शब्द क्या कहलाएंगे? समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब दूसरे में अगर देखें तो इस कॉलोनी में मेरा परिवार रहता है, तो अब देखो शब्द क्या आ गया? कॉलोनी। अब आप कहेंगे मैम कॉलोनी कैसे हो गया? तो जिस प्रकार से देश हो गया ना, उसी प्रकार से आपका
कॉलोनी भी हो गया। अब आप कहेंगे कि जैसे मान लो शब्द आ जाएगा कि गांव आए या शहर आए, तो वो भी क्या है, एक झुंड का बोध करा रहा है, तो समूहवाचक में हम उसको रख सकते हैं। मेरा परिवार, अब यहाँ परिवार आ गया, ये समूहवाचक है। और देखो कैसे बदलता है। अब पहले मैं आपको ये सारा पढ़ा लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दोनों में अंतर बताऊंगी कि कैसे आपको अंतर करना है, कैसे पहचानना है। आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से। तो ये आपने समझ लिया, यानी जिसके पीछे हमें समूह का बोध होता है कि झुंड होता है, समूह होके होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, तो वो हमारा कहलाता है समूहवाचक। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हमारी क्या कहलाती है? देखो ये है भाव, यानी भाव का बोध कराने वाली, या जो चीज़ हम ये कह सकते हैं कि जो भाव होता है उस भाव को हम कैसे समझते हैं, ये आपको समझना है। भाव को हम कैसे समझ पाते हैं ये हमें देखना है। तो हम जब भाव की बात करते हैं तो भाव को ना तो हम देख पाते हैं ना हम छू पाते हैं, भाव को हम केवल महसूस करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जिन शब्दों को हम देखें या शब्दों के नाम को जिन्हें हम केवल महसूस कर पाते हैं वही हमारे भाववाचक में आएगा। अब जैसे उदाहरण दिया है, आप पहले परिभाषा देखते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि के नाम का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो आदि के नाम का जहाँ बोध होता है वो हमारी क्या कहलाती हैं? भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। अब जैसे उदाहरण देखेंगे, हम दिया हुआ है यहाँ पर अच्छाई। तो जो अच्छाई शब्द है ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे दूसरा बुराई, बीमारी, लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, कुरूपता, चतुरता, ऊंचाई, बचपन। अब बचपन देखो ये कैसे हो गया हमारा भाववाचक। ये एक अवस्था है, जब हम छोटे हुआ करते थे उस अवस्था को हमने बचपन कहा। ठीक है। ऐसे ही शब्द आ जाएगा जवानी, वो भी क्या है? एक अवस्था है, भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा, हम उसे देख नहीं पाते, हम केवल महसूस कर पाते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम देखा तो है हमने, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है उसके हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं तो हम देख तो पा रहे हैं। तो ध्यान रखना, आप बुढ़ापा नहीं देख पाते, आप देख पाते हो उस व्यक्ति के शरीर को। उस व्यक्ति का शरीर उस तरह का हो गया है, लेकिन बुढ़ापा आपके सामने कभी प्रकट नहीं होता कि बुढ़ापा आपके सामने प्रकट होके खड़ा हो जाएगा और कह देगा मैं बुढ़ापा हूँ। ऐसा नहीं होता है। बस आप आदमी के हाव भाव, उसके डील डोल से ये पहचान कर पाते हैं कि ये बूढ़ा हो गया है। समझ गए ना? तो इस तरह से हम केवल उसको क्या कर पाते हैं? महसूस कर पाते हैं देख के। तो ये आप इस चीज से याद रख सकते हैं। जैसे यौवन या जन्म और मृत्यु, तो आप कहेंगे मैम देखो जन्म तो हमने देखा, मृत्यु तो हमने देखी है, ऐसे तो हम देख पाते हैं, कोई मर गया तो मृत्यु हो गई। तो नहीं, ये ध्यान रखिएगा, जन्म और मृत्यु ये शब्द भी हमारे क्या हैं? भाववाचक हैं। एक प्रकार का भाव है, हम नहीं देख पाते, हम देख पाते हैं उस मनुष्य के शरीर को। ठीक है। हम क्या देख पाते हैं? मनुष्य के शरीर को देख पाते हैं। तो वो हमारा क्या होता है? कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो बच्चे ने जन्म लिया, अब हम उसको देख रहे हैं तो हम उस बच्चे को देख पा रहे हैं, तो वो बच्चा है। ठीक है। लेकिन जब जन्म हुआ था वो अवस्था जो थी वो सिर्फ हमने महसूस की है, हम उसे देख नहीं पाते। ठीक है। तो इसलिए जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, अब आप भूख और प्यास लग रही है तो आप क्या इसे देख पाते हो? नहीं, आप केवल महसूस कर पाते हो। पेट में आपके चूहे दौड़ने लगते हैं तो आप कहते हो भूख लगने लगी, होठ सूख जाते हैं तो प्यास लगने लगी। ठीक है। तो महसूस करते हो उस अवस्था को। इसी तरह से हरियाली, आशा, निराशा, क्रोध, क्रोध की अवस्था में आ गया कोई, हम ये कहेंगे मैम हम तो देख पाते हैं जब वो क्रोध में होता है, तो क्रोध में हम उसके शरीर को देख पा रहे हैं, उसके आँख नाक कान को देख पा रहे हैं, लेकिन क्रोध को नहीं देख पा रहे। हम सिर्फ उसके भाव को महसूस कर पा रहे हैं कि जब वो जोर जोर से चिल्ला रहा है और गुस्से में है, मुंह ऐसा कर रखा है उसने, तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये क्रोध की अवस्था में है। और जब वो शांत हो जाता है तो शांत अवस्था में होता है। ठीक है।
तो इसी तरह से ये सारे शब्द हमारे किस में आएंगे, ये हमारे भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसमें उदाहरण लिखेंगे, हम एक वाक्य लेते हैं। जैसे हमने कहा कि प्रेम जीवन का आधार है। वाक्य लिखते हैं, प्रेम जीवन का आधार है। प्रेम जीवन का आधार है, ठीक है। दूसरा वाक्य लिखते हैं, जैसे हमने कहा घृणा से मन को शांति नहीं मिलती। घृणा से मन को शांति नहीं मिलती। वाक्य हमने लिखा। तो प्रेम जीवन का आधार है, दूसरा घृणा से मन को शांति नहीं मिलती। तो ये दोनों वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों में आपको पहचानना है कि इसमें हमारा भाववाचक कौन सा है। अब ये आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे कि इन दोनों वाक्यों में भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी हैं। जरा मैं देखूं कि आप लोग सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। मैम रोज शब्दावली पढ़ाइए, इससे रोज रिवीजन होता रहेगा, याद भी हो जाएगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि हर दिन शब्दावली लेंगे। तो कल से मैं आप लोगों को शब्दावली यहाँ पे पढ़ाऊंगी। तो शब्दावली के लिए अब देखो, आप लोग बुक तो मंगा लो अपनी, लेकिन मैं शब्दावली के लिए जो आपको पढ़ाने का यहाँ पे लूँगी तो मैं PDF सामने बोर्ड पे ही रख लूँगी, है ना, जिससे आपको मैं वहाँ से ही शब्दावली करवा दूँ। ठीक है, तो हम PDF सामने रखेंगे तो उससे हो जाएगा। बाकी आप लोग बुक मंगा ही लोगे तो आपके पास बुक हो ही जाएगी। और नहीं तो जिनको लगे कि मैम हमको भी वही PDF दे देना, तो शब्दावली की PDF मैं आप लोगों को दे दूंगी उसी तरह से। ठीक है, जैसे इसकी मिलेगी आपको व्याकरण की, तो इसके साथ ही शब्दावली भी PDF आपको मिल जाएगी जो हमारी परीक्षा में आएंगे। ठीक, तो चलो बताओ जल्दी से फटाफट कि यहाँ पे कौन कौन सा शब्द है हमारा जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगा हमारा शब्द है प्रेम। ये किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। दूसरा शब्द है हमारा जीवन, ये किस में आ जाएगा, यह भी हमारा भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। और शब्द है हमारा आधार, आधार भी हमारा किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब शब्द है दूसरे वाक्य में घृणा, यह भी भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। और उसके बाद शब्द आता है शांति, तो यह शब्द भी हमारा किस में आ जाएगा, भाववाचक में आ जाएगा। तो हमको पता चला घृणा, प्रेम, जीवन, आधार और शांति, ये सारे शब्द हमारे क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा हो गए। ये सब हमारे क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा हो गए। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सामने यहाँ पर ये हमने देखे भाववाचक संज्ञा और ये सारी चीज़ें। तो अब इसमें एक पॉइंट आपको बताती हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमने कहा कि हमारे जो कुछ शब्द हैं वो वाक्य प्रयोग के आधार पर बदल जाएंगे, कि कभी वो जातिवाचक हो सकते हैं, कभी वो द्रव्यवाचक या कभी द्रव्यवाचक हो सकते हैं, और कभी वो हमारे क्या हो सकते हैं, समूहवाचक हो सकते हैं। इसी तरह से कुछ शब्द होते हैं जो कभी जातिवाचक होते हैं और फिर भाववाचक आ जाते हैं। जैसे आपको मैं कुछ प्रश्न बताती हूँ। आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आया, प्रश्न दिया था, शब्द था शत्रुता। ठीक है, शत्रुता शब्द किस प्रकार की संज्ञा से बना है। ठीक है, शत्रुता शब्द किस प्रकार की संज्ञा से बना है। विकल्प आपका दिया, ए विकल्प भाववाचक संज्ञा, दूसरा विकल्प है
जातिवाचक संज्ञा, तीसरा विकल्प है द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथा विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आपसे प्रश्न किया है यहाँ पर, आपको बताना है, क्या बता रहे हैं आप? भाववाचक संज्ञा कह रहे हैं। प्रश्न दिया है शत्रुता शब्द किस प्रकार की संज्ञा से बना है। ठीक है, अब आप लोगों ने उत्तर दिया भाववाचक, कर दी आपने गलती। ठीक है, इसका उत्तर है जातिवाचक। आप कहेंगे कैसे मैम, ऐसे कैसे हो गया, जातिवाचक कैसे हो गया, शत्रुता शब्द तो प्रश्न को समझो बालक, ये आप ही की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आप ही की परीक्षा में शत्रुता शब्द किस प्रकार की संज्ञा से बना है। शत्रुता शब्द अपने आप में एक शब्द नहीं है, ये बना किससे है? शब्द है शत्रु, उस शत्रु शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर शब्द बना है शत्रुता। तो ये जो शत्रु शब्द है ये क्या होता है? ये बालक जातिवाचक होता है। क्या होता है? जातिवाचक। समझ गए? तो ये शब्द जातिवाचक है शत्रु, तो इसीलिए ये हमारा क्या क्या इसका उत्तर आएगा जातिवाचक। बेटा प्रश्न को बिल्कुल समझे बिना, अगर ये कहता कि शत्रुता शब्द कौन सी संज्ञा है तो इसका उत्तर क्या होता? भाववाचक। लेकिन इसने पूछा क्या? शत्रुता शब्द किस प्रकार की संज्ञा से बना है, तो ये शब्द जिससे बना है उस संज्ञा के बारे में पूछ रहा है। ऐसे ही एक और शब्द आता है, शब्द आया आपका शैशव। शैशव शब्द किस प्रकार की संज्ञा से बना है? अब शैशव शब्द जो है वो अपने आप में एक भाववाचक संज्ञा, ठीक है, क्या है ये? भाववाचक। लेकिन ये बना किससे है? ये जातिवाचक से बना है, क्योंकि ये बना है शिशु शब्द से। किससे बना है? शिशु शब्द से। अब शिशु कौन सी संज्ञा? शिशु शब्द जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ गई बात? तो ये आ गया जातिवाचक संज्ञा। अब शैशव शब्द तो अपने आप में भाववाचक है, लेकिन अगर यह प्रश्न किया कि शैशव शब्द किस प्रकार की संज्ञा से बना शब्द है, तो फिर आपका उत्तर क्या आ जाएगा? जातिवाचक, क्योंकि इसका जो मूल शब्द है वो क्या है? शिशु है, और शिशु कौन सा शब्द है? जातिवाचक। बात समझ में आ गई? तो इस बात का ध्यान रखना, आप लोग इस तरह की गलती मत करना अगर परीक्षा में आता है प्रश्न तो। ठीक है, तो समझना है प्रश्न की प्रकृति को। अब इसके बाद आता है, जैसे मान लो एक प्रश्न दिया, प्रश्न आया कि राम की विजय, राम की विजय विभीषण के कारण हो सकी। राम की विजय विभीषण के कारण हो सकी। ठीक है, अब दूसरा वाक्य है, आज भी हर घर में, आज भी हर घर में विभीषण पाया जाता है, पाया जाता है। अब ये दो वाक्य हैं, आपसे प्रश्न किया गया है ये विभीषण और ये विभीषण, इन दोनों विभीषण का संज्ञा का भेद बताना है। संज्ञा का भेद
कौन सी संज्ञा है इसमें। अब दोनों, अब यहाँ पर आप समझिएगा कि एक संज्ञा जातिवाचक है और एक संज्ञा व्यक्तिवाचक है और शब्द विभीषण है, और यह विभीषण शब्द ही कैसे बदलता है जातिवाचक में और कैसे बदलता है व्यक्तिवाचक में, इसे समझना है आपको इन वाक्यों से। तो आपकी परीक्षा में अगर कभी सिर्फ शब्द उठाकर देगा तो आपको प्रथम दृष्टि शब्द आपकी जिस संज्ञा के अंदर आता है आपको वही लगाना है, लेकिन अगर उसने वाक्य में उस शब्द को रख कर दे दिया तो आपको उस वाक्य के अनुसार उस शब्द के भेद का पता करना है। जब हम पहले वाक्य की बात करते हैं कि राम की विजय विभीषण के कारण हो सकी, तो ये जो विभीषण है ये एक ही का बोध कराता है, वो एक ही विभीषण था जिसने राम की मदद की थी। तो जब ये एक का बोध कराता है तो उस समय ये क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहाँ पर वह उस व्यक्ति के होने का बोध करा रहा है, उस व्यक्ति के स्वयं के होने का बोध करा रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक कहलाएगा। ठीक है। अब दूसरा वाक्य कहता है कि आज भी हर घर में विभीषण पाया जाता है, तो यहाँ जो ये विभीषण है, ये विभीषण इस विभीषण के गुणों का बोध करा रहा है, और उसके जैसे गुण बहुत सारे लोगों में हो सकते हैं, और जहाँ अन्य और भी हो जाता है तो वहाँ पर जातिवाचक हो जाता है। क्या हो जाता है, जातिवाचक। अब ये विभीषण के गुणों का बोध करा रहा है कि आज भी हर घर में ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जो विभीषण की तरह घर का भेद खोल देता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो विभीषण है ये विभीषण जातिवाचक कहलाएगा। अब आपके पास इतनी समझ होनी चाहिए, आपसे परीक्षक कुछ भी पूछेगा, वो आपसे कोई भी बात पूछेगा, आपके पास इतनी समझ होनी चाहिए कि आप इन सब चीज़ों को समझ जाएं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आज का टॉपिक आपका यहाँ समाप्त होता है। संज्ञा शब्द आपका यहाँ पर जो संज्ञा था वो समाप्त हो गया। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे लिंग। जो लिंग हमारा टॉपिक चलेगा उसे हम पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम शुरुआत में, क्लास की शुरुआत में शब्दावली ही करेंगे। ठीक है, कल। तो इसमें आ गया, यहाँ पे कह रहे हैं कि मैम मन में कौन सी संज्ञा है। देखो बेटा, जो मन शब्द है ये हमारे एक तरह से विचार है ना। तो विचार है तो भाव का बोध कराएगा, तो मन भी हमारा भाववाचक संज्ञा के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो इसे हम रखना है जब हम सोचते हैं, क्योंकि मन किसी ने देखा नहीं है, मन को हम केवल क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो इसलिए जो ये हमारा शब्द है मन, ये भी हमारा किस में आएगा, भाववाचक के अंदर आएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर, तो आप सभी लोगों को मैं फिर से बता देती हूँ, ये बुक है आप लोगों की, तो इस बुक को आप मंगा लीजिए। ठीक है, अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, मेरे पास नहीं है। दरअसल क्या है कि मैं बुक्स को इतना ज़्यादा कहते हैं ना, अब मैं बुक्स बनाऊं और फिर बुक्स को फिर यहाँ पे प्रिंट करवाऊं और ये सारी चीज़ें, तो बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है। पेपर भी इतना महंगा होता है और फिर बुक्स पे अगर प्राइस बढ़ता है तो फिर लोग कहते हैं कि महंगी है। तो इस वजह से मैंने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही दे रखी है। जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर पे ही आपकी किताब बन के आपके पास आ जाएगी। तो ये उन्हीं लोगों को दे दी है ताकि आप लोगों के पास तक पहुंच जाए घर बैठे ही, आपको कहीं इधर उधर ना भागना पड़े। और साथ ही साथ आपको पेपर भी, क्योंकि जब ऑर्डर पे बुक बनती है तो उसका पेपर वो अच्छा ही लगाते हैं, तो बुक का पेपर भी आप लोगों को अच्छा मिले। तो इसी वजह से मैंने इस बुक को उन्हें ऑनलाइन में ही दिया हुआ है। तो ये आपको अपने स्तर पे ही मंगानी होगी, ना तो ये मेरे ऑफिस से मिलेगी और ना किसी शॉप पे मिलेगी। तो ये ऑनलाइन में आपको दोनों जगह मिल जाएगी, अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे। तो देखो दोनों में चेक कर लेना। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, दोनों के प्राइस में ना अंतर है जो मैंने देखा है, तो आप दोनों पे चेक कर लेना। अमेजोन पे जाके भी चेक कर लेना, फ्लिपकार्ट पे भी चेक कर लेना, जिस पे सस्ती हो वो ले लेना। ठीक है, ठीक है, चलो तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तो आगे फिर कल की क्लास में करेंगे। ठीक।